बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.1। सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिटेल से पढ़ता हूँ और साथ में उससे गिवन डेटा बताता हूँ कि उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ये बेसिकली लाइट ईयर की डेफिनेशन लिखी गई है कि लाइट ईयर से मुराद ये है कि जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? तो इसमें सिंपल बात है, हमें गिवन है टाइम जो है वो गिवन है हमें 1 ईयर का। टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 ईयर। और हमें पता है कि हमने हमारे पास जो टाइम होता है इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ईयर नहीं होती, सेकंड होती है। तो हमेशा जब भी हमें कोई गिवन डेटा होगा, मतलब डेटा गिवन होगा, हमने उसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो हम अगर 1 ईयर को 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक घंटा 60 मिनट का होता है, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक मिनट 60 सेकंड का होता है तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 ईयर को 365, 24, 60 और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक साल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर हम बात करें 3.15 इंटू 10⁻⁴, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो टाइम हमें गिवन है सेकंड के अंदर। हमने फाइंड करना है मीटर्स। मीटर से मुराद है डिस्टेंस। हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। और इसके लिए फार्मूला सिंपल हम बात करें, एस डिस्टेंस एस का फार्मूला होता है वेलोसिटी v इंटू टाइम t। अब लाइट की बात की तो लाइट की वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम c कहते हैं। v इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। s इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम की जो वैल्यू है वो गिवन है 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9.5 इंटू 10⁻15, 9.5 इंटू 10⁻15 और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। और इसको हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन मूव करते हैं 1.2 की तरफ। हाउ मेनी सेकेंड्स इन देयर 1 ईयर। ये अभी हमने सॉल्व किया कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, तो हमने जस्ट 1 ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे डेज़ में हो जाएगा। और 24 घंटे का एक दिन होता है, फिर 60 मिनट होते हैं हर घंटे के अंदर और 60 सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी मल्टीप्लाई करें, ये अभी हमने हल किया था अभी इसको। 3.15 10⁻⁷ सेकेंड्स, 3.15 इंटू 10⁻⁷ ये आ जाएगा सेकंड के अंदर। ये 1 ईयर जो है ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मेनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात ये कि अभी हमने लिखा है 1 ईयर जो है वो सेकंड में हमारे पास मौजूद है। 1 ईयर जो होता है ये होता है 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। ये तो हमने अभी कन्वर्ट किया है। अब हमने इसको नैनो में कन्वर्ट करना है। तो नैनो जो होता है वो नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो इसमें कन्वर्शन इस तरह करेंगे हम कि हम ये करेंगे कि जो फैक्टर है 3 9 10⁻⁹, इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस फैक्टर से डिवाइड भी करेंगे। और ये जो सेकंड था वो इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो 10⁻⁹ है इसकी जगह हम नैनो लिख सकते हैं, क्योंकि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो ये जो 10⁻⁹ है ये आपके पास आ जाएगा। इसकी जगह हम कन्वर्ट कर देंगे नैनो। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻⁷। और ये जो था आपके पास ये आ जाएगा नैनो सेकेंड
और ये 10⁻n ऊपर जाके इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे अगर जब, तो ये -n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ कि 10⁻n से मल्टीप्लाई भी किया और इसी फैक्टर से हमने डिवाइड भी किया, जो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 10⁻9 की जगह हम नैनो लिख लें। ठीक है, अब हम इसको हल कर देंगे। 7 + 9 हो जाएगा 16, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.15 × 10⁻16 + 16 और साथ में ये आ जाएगा नैनो सेकेंड्स। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक सेकेंड में कितने साल होते हैं, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, लेकिन है ये बहुत आसान। हमें पता है, हमारे पास एक इक्वेशन है, 1 ईयर जो होता है 3.15 × 10⁻7 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 3.15 10⁻7 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम 1 सेकेंड मालूम करना चाहते हैं, तो सिंपल इक्वेशन है, इस सारे फैक्टर को उधर डिवाइड कर देते हैं 1 के साथ। 3.15 × 10⁻7, तो ये आ जाएगा ईयर्स, इधर रह जाएगा सिर्फ 1 सेकेंड रह जाएगा। तो हमने 1 सेकेंड को ही फाइंड करना था। 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साल होते हैं, तो अब 1 डिवाइडेड बाय 3.15 10⁻7 करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 3.15 × 10⁻7, ये आ जाएगा ईयर्स में। अब इसको हल करें कैलकुलेटर से, 1 को 3.15 10⁻7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.17 × 10⁻8 ईयर्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3.17 × 10⁻8 ईयर्स। इसमें दोबारा बताता हूँ, हमने 1 ईयर को सेकेंड में लिखा और वहाँ से 1 ईयर को सेकंड में लिखा, तो ये जो सारा फैक्टर था ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया 1 के साथ, तो इधर 1 सेकंड रह जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं, तो इससे हम मालूम कर लेंगे। 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ईयर्स में कन्वर्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.3, ये आपके पास है कि एरिया मालूम करना है हमें, लेंथ और विड्थ दी गई है। तो एरिया का फार्मूला होता है सिंपली, एरिया होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसमें मैं डिटेल से गिवन डाटा और वो सारा नहीं लिख रहा, पहले आपने गिवन डाटा में लिख लेंगे लेंथ और विड्थ और फिर उसका फार्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 12.80 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसको क्या करना है, हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 195.84 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने इसको राउंड ऑफ, बेसिकली इतना आसान क्वेश्चन देने का मकसद है इसको राउंड ऑफ सीखना। अब यहाँ पे कौन सा रूल है, हमें रूल समझना है। इसमें रूल ये है कि जब भी कोई दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे रूल है मल्टीप्लिकेशन का, तो जब भी दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो रूल ये है कि हम जितने भी मल्टीप्लायर हैं, जितने भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी टर्म्स को देखेंगे, कि उसके अंदर कितनी टर्म्स है और उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। अगर इसको हम देखें, इस टर्म को देखें, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है और इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो 3 है। तो आपने अपने आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो लीस्ट का मतलब है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 195 तक राउंड ऑफ करना है। यानी हमने 8 को भी रिमूव करना है, 4 को भी, क्योंकि ये जो आपके पास फैक्टर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है, 3 है। क्योंकि ये रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, तो उसमें जो मल्टीप्लायर हैं जितने भी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लायर थे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। तो हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने हैं। तो हमारे पास है 195, ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 बन जाते हैं। 84 को रिमूव करेंगे। अब 8 को रिमूव करें तो रूल ये है कि 8 5 से ग्रेटर है, तो आप 190 और ये जो 5 है इसमें एक ऐड करें 196 कर लेंगे, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.4, हमने इन 3 टर्म्स को ऐड करना है और इसमें भी हमने वही देखना है, राउंड ऑफ के रूल्स के मुताबिक ऐड करना है। इसको हम ऐड करते हैं 2.18189, 0.089, उसके बाद है 11.8,
5.32। अब ये बात याद रखिएगा कि पॉइंट की पोजीशन जो है वो सेम होती है, ठीक है, यानी पहले डिजिट के बाद पॉइंट है या जितने भी, वो पॉइंट की पोजीशन सेम होती है। अब आपने ऐड करने, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 9 18, मतलब यहाँ पे आप आ जाएगा 18, 1 यहाँ पे इधर चला जाएगा, 8 है 16, 1 17 और 2 क्या आ जाएगा 19, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 1 1 2, 2 और 8 और 2 10 और 10 और 3 13, 1 इधर आ जाएगा, 2 1 3 3 1 4 4 और 4 4 5 9 पॉइंट ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 19.398 19.398 आ जाएगा आपके पास ये। अब ये है किलोग्राम के अंदर, ये सारी वैल्यूज़ किलोग्राम के अंदर गिवन थी। अब हमने इसको प्रिसीजन करनी है। अब हमने देखना है जितने भी आपके पास मल्टीप्लायर है उनकी टर्म्स की तादाद देखेंगे। पहले जो है इसके अंदर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, इसमें रूल डिफरेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल डिफरेंट है। पॉइंट के बाद डिजिट्स देखेंगे, पहले वाले में गौर करें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हुआ है। पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट्स हैं। इसमें अगर बात करें दूसरे वाले में, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 3 है। तीसरे की बात करें तो इसमें भी पॉइंट के बाद 1 है, और फोर्थ की बात करें तो पॉइंट के बाद 2 है। तो हमने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करने हैं इसको, पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट तक हमने 11.8 तक इसको राउंड ऑफ करना है। ओके, पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट तक, तो हम 19.3 तक राउंड ऑफ करेंगे, 98 को हम रिमूव करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। तो हमने लीस्ट यानी 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो 3 तक राउंड 98 को रिमूव करेंगे। 9 को देखेंगे, जिस डिजिट को रिमूव करते हैं उसका पहला डिजिट को देखते हैं, जिन डिजिट्स को 9 को देखेंगे 9 5 से ग्रेटर है, तो ये 5 से ग्रेटर, तो 3 में हम ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 19.4 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी हमारे पास क्या था, प्रिसीजन का रूल से। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सिंपल पेंडुलम के मतलब क्वेश्चन है कि इसमें हमें गिवन डेटा गिवन है, लेंथ गिवन है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन गिवन है, और टाइम पीरियड का फार्मूला गिवन है। हमें वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। हमें गिवन है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको हम क्या देते हैं, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन टी हमें गिवन है, तो हम टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो होता है, जितना टाइम हो उसको हम क्या करते हैं 20 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 40.2 सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, जो कि होगा 2.01 सेकेंड्स। उसके बाद हमें वैल्यू जी क्या करनी है, मालूम करनी है। टू फाइंड में हम लिखेंगे वैल्यू जी मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास सामने लिखा है, T=2π√L/g। L/g, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू जी मालूम करना चाहते हैं, तो हम ये करेंगे, सबसे पहले इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2π√L/g का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसको स्क्वायर को मतलब स्क्वायर करेंगे, तो आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/g आ जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू जी हमें मालूम हो जाएगी, जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4π² L/t²। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और हम वैल्यू जी मालूम करेंगे। जी इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी टाइम पीरियड 2.01, अब 2.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जी आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.76 आ गया। यहाँ तक तो आसान था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो हमने इसके अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो अनसर्टेनिटी के लिए हम पहले रूल्स देखेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 9.76,
यहाँ तक तो आसान था। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो है अनसर्टेनिटी मालूम करना। बेसिकली इसके अंदर जो वैल्यू अनसर्टेनिटी है वो हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था उसके अंदर हमें देखा था कि लेंथ और टाइम पीरियड, उसके अंदर अनसर्टेनिटी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल टू, अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज लिखते हैं। अब जिसने ये अनसर्टेनिटी, जिसको नहीं पता, वो इससे प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है एरर अनसर्टेनिटी, वो लेक्चर देख ले तो उससे उसका पता चल जाएगा। तो अब लेंथ के अंदर जो लेंथ का लीस्ट काउंट है, यानी जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो था मीटर रॉड, और मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर का मतलब है कि अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करें अगर 1 × 10⁻³ मीटर, तो ये 0.001 मीटर आ जाएगा। यानी लीस्ट काउंट जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.001 मीटर, और टोटल पैमाश लेंथ है 1 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.1%। लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.1%, अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अब इसी तरह हम अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे टाइम पीरियड के अंदर। इन टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी होता है टोटल टाइम। हमें टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी चाहिए, तो अगेन फार्मूला लीस्ट काउंट ओवर टोटल पाइमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज लिखेंगे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लीस्ट काउंट जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है वो आपके पास 0.1 सेकेंड है, लेकिन 20 वाइब्रेशन भी हैं, ठीक है। तो हमें लीस्ट काउंट इन टाइम पीरियड के अंदर जो लीस्ट काउंट है वो होगा आपके पास लीस्ट काउंट की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जो कि 20 है। यानी स्टार वॉच को जो टाइम पीरियड है, जो उसका लीस्ट काउंट है स्टार वॉच का, उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी, तो ये आ जाएगी 0.005। ठीक है, यहाँ से हम मालूम कर लेंगे 0.005 आ जाएगी इसके अंदर अनसर्टेनिटी। ओके, ये लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया। अब हम टोटल अनसर्टेनिटी मालूम कर सकते हैं इन टाइम पीरियड टी। लीस्ट काउंट है 0.005 डिवाइडेड बाय टोटल, जो टाइम पीरियड की वैल्यू थी 2.01 सेकेंड, ये क्वेश्चन के अंदर हमने मालूम की थी, मल्टीप्लाई बाय साथ में हम लिख लेंगे 100 और साथ में परसेंटेज कर लेंगे। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड के अंदर 0.25, यानी हल करेंगे तो ये 0.25% आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड टी। अब हमारे पास लेंथ के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ गई है, टाइम पीरियड के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ गई है। अब जी वैल्यू जी के अंदर अनसर्टेनिटी हमने मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी इन वैल्यू जी विच इज इक्वल टू, अब हमें पहले फार्मूला देखना है, जी इज इक्वल टू 4π² L/T²। ये इक्वेशन हमने फाइंड की थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर। अब इसमें देखें, रूल देखें कि ये डिवाइड भी हो रहा है और स्क्वायर भी है, इसका मतलब जी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। पहले डिवीजन देखेंगे, लेंथ और टाइम्स का स्क्वायर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड को हम करते हैं, हमें पता है डिवाइड जो होती है टाइम पीरियड की उसमें हम ये करते हैं कि जितनी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ के अंदर है उसको हम ऐड कर देते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड टी। और इसमें चूंकि टी है, टी का स्क्वायर है, तो 2 पहले आ जाएगा, चूंकि हमें पता है पावर पहले आ जाती है अनसर्टेनिटी, तो यानी अनसर्टेनिटी इन जी हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड, चूंकि टी का स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनसर्टेनिटी इन जी, मैं इसको शॉर्ट एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ चूंकि लेंथ स्पेस कम है, इज इक्वल टू, लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी थी, लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी हमें मालूम की हुई है, अभी भी हमने मालूम की थी, लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी थी 0.1%,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इसलिए कि टी का स्क्वायर था तो पावर पहले आ जाती है। जो पावर रूल है अनसर्टेनिटी का, उसमें पावर पहले आती है। तो जी के अंदर अनसर्टेनिटी है 0.25 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.25%। तो ये हमारे पास इसको ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0.25 प्लस 0.1, तो ये जी के अंदर ये आ जाएगी 0.6%। ये आ जाएगी आपके पास जी के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी इन जी इज इक्वल टू 0.6%। अब हमारे पास आंसर टोटल क्या था, जी का आंसर क्या था, जी इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.6% ऑफ 9.76। तो हम इसको लिख सकते हैं 9.76 डिवाइडेड बाय 100, यानी उस परसेंटेज को हम वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 9.76 का 0.6 कितना होता है, उसको हमने क्या करना है, 0.6 को 9.76 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो वो परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये कितने वैल्यू कितनी है इसकी। 9.76 ये तो था एक्चुअल वैल्यू जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें प्लस माइनस कितना इसके अंदर अनसर्टेनिटी है उसको हम हल करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 आ जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.76 है, और इसके अंदर अनसर्टेनिटी या तो प्लस 0.06 ज़्यादा हो सकती है या उसमें माइनस 0.06 क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर, ये वाला जो है ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ का फार्मूला अप्लाई करना है। लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, और फिर इसको ऐड कर देना है दोनों अनसर्टेनिटी के, और बशर्ते कि ये जो टी स्क्वायर है स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। जब ऐड करेंगे तो 0.6% आएगा, और इस 0.6 से 9.76 का कितना होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 में, तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.06। ओके, डायमेंशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर कांस्टेंट जी की 1.6। ये इक्वेशन गिवन है हमें, हमने इसमें से कैपिटल जी की जो डायमेंशन भी मालूम करनी है और उसकी यूनिट भी मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या, पहले हम जी के लिए सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं जी के लिए, तो ये आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास मॉडिफाई होकर आ जाएगी आर स्क्वायर एफ ओवर m1 m2 और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको हम जो है यूनिट, सबसे पहले इसकी ना हम मालूम करते हैं, इसकी यूनिट मालूम कर लेते हैं, फिर डायमेंशन निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी यूनिट मालूम करें तो यूनिट एंड डायमेंशन टू फाइंड में भी लिख लेते हैं, यूनिट भी मालूम करनी है और इसकी डायमेंशन भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यूनिट मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ से क्लियरली लिखा, ये जी की जो यूनिट है, ये राइट साइड की जितनी यूनिट्स हैं पुट करें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आर जो है रेडियस है, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, फोर्स जो है ये न्यूटन में होता है, ओवर m1 m2 ये किलोग्राम है, यानी इसकी यूनिट क्या है, मीटर, सॉरी मैथ की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। सॉल्व करें, इसको हल करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम को ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिट यहाँ से आ जाएगी। अब इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। डायमेंशन मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, कैपिटल जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर एफ ओवर m1 m2। मज़ीद इसको फर्दर लिख लेते हैं, कैपिटल जी इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशन दोबारा लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, और जो फोर्स होता है ये होता है ma, एफ इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ, और m1 m2, ये ब्रैकेट ये चीज़ शो करते हैं कि हम इसकी डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो कैपिटल जी की डायमेंशन हो जाएगी आपके पास, हम सबसे पहले लिखते हैं आर जो है ये मीटर में होता है चूँकि डिस्टेंस है, और ये होगा आर मीटर की बात करें तो मीटर होता है लेंथ, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा, और एम जो है ये मैस है, ए जो है एक्सेलरेशन है जिसकी डायमेंशन होती है LT-2, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें पता है LT-2 होती है।
होल डिवाइडेड बाय, ये जो m1 m2 ये क्या है किलोग्राम, तो ये भी आपके पास m है और ये भी आपके पास m है। अब इस सब को सॉल्व करते हैं, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऊपर लेके जाएं तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये लेंथ क्यूब हो जाएगा, लेंथ पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे m ऊपर जाके माइनस इन्वर्स हो जाएगा, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। m इन्वर्स एक m रहा, ये पावर ऊपर जाके 1 - 1 हो गया, l स्क्वेयर t पावर -2, तो ये आपके पास डायमेंशन आ गई, ठीक है। इसमें फिर दोबारा बार g की डायमेंशन मालूम करने के लिए हमें f = ma पुट करेंगे। r जो है मीटर में होता है, इसकी लेंथ होगी, डायमेंशन l होगी, m जो है मैस है इसकी m होगी, एक्सेलरेशन की lt -2 होगी, m1 m2 की डायमेंशन mm होगी। यहाँ से m कैंसिल हो गया, बाकी रीअरेंज करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी इस m को ऊपर ले जाए इन्वर्स हो जाएगा, l स्क्वायर और t -2 आ जाएगा, और बल्कि ये l क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ना, इसको सॉल्व करें, इसको देखें तो ये l क्यूब हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1.7, हमें ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको प्रूफ करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे कि हम बोथ साइड की डायमेंशन लिखेंगे, हल करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जो आपके पास वी है, और फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt -1, ये आपके पास 1 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको डायमेंशन का नहीं पता वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में आप ये देख सकते हैं डायमेंशन वाले टॉपिक के अंदर, तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, lt -1 होती है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है ना, ये होती है आपके पास मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो आसान तरीका ये है कि मीटर लेंथ होती है, सेकेंड टाइम होता है, तो lt -1, ठीक है। यानी डायमेंशन लिखने के लिए हमें बेसिक डायमेंशन 3 होती हैं, लेंथ, टाइम और आपके पास जो मैस होता है LTM, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T और मैस के लिए M। ये बेसिक 3 डायमेंशन जहाँ जिससे सारी डायमेंशन डिराइव होती हैं। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करेंगे, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है VI = VI + AT। इसको हम लिखते हैं, VI जो है ये क्या हो जाएगा, LT इनवर्स प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT -2, और इंटू टी, टी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, एल टी इनवर्स प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा एल टी पावर, ये -2 और ये 1 है, ये चूंकि आप बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होती है, -2 + 1, बेस सेम तो पावर ऐड होगी, -2 + 1, तो इसको हम लिखते हैं LT -1 प्लस LT -1। अब ये ऐड हो जाएगा, 1 + 1 ये आ जाएगा 2 LT इनवर्स। अब चूंकि कांस्टेंट डायमेंशन के बारे में मालूमात नहीं देता, 2 इज डायमेंशन लेस, टू जो है डायमेंशन लेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 को रिमूव कर सकते हैं, LT इनवर्स। अब गौर करें इक्वेशन 1 से कि राइट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LT इनवर्स आ रही है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन LT इनवर्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है ये क्या है, इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट आर करेक्ट, आसान लफ्ज का करेक्ट है, यानी ये दुरुस्त, ये क्वेश्चन दुरुस्त है, VF = VI + AT। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.8, जो स्पीड है, स्पीड साउंड की, और जो आवाज़ है ना, आवाज़ उस साउंड की जो स्पीड है किसी भी मीडियम के अंदर, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर, यानी जो एयर की डेंसिटी है या मीडियम की डेंसिटी है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पे। तो आप बताएं, इससे हमें स्पीड ऑफ साउंड का कोई फार्मूला डिड्यूस करें या बनाएं, कोई डायमेंशन को यूज़ करते हुए कोई इक्वेशन डिराइव करें। तो इसमें हमें गिवन है कि जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के।
इसको हम पावर ए कह देते हैं, इसको पावर बी कह देते हैं। हमने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। अगर ए बी मालूम हो जाते तो हमारे पास फार्मूला आसानी से बन जाएगा। टू फाइंड इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन के इस्तेमाल से इक्वेशन मालूम करनी है। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे। v इज इक्वल टू कांस्टेंट रो पावर a इलास्टिसिटी पावर b। पहले हम इसकी डायमेंशन मालूम कर लेते हैं, पहले हम इसकी डायमेंशन सेपरेट फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी पहले मालूम करते हैं, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है। डेंसिटी जो होती है ये होती है आपके पास मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस जो है हमारे पास ये कैपिटल M होता है, वॉल्यूम जो है ये L क्यूब होता है। ये L क्यूब ऊपर जाके L पावर -3 आ जाएगा। मैं ये बताता हूँ कि ये मैस का तो M आ गया, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट, ये मीटर क्यूब होता है तो मीटर लेंथ होती है तो L क्यूब आ जाएगा। ये तो हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। उसके बाद हम इलास्टिसिटी की डायमेंशन हम मालूम करेंगे। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है, और स्ट्रेस होती है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेन होती है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है। वैसे ही होती है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन, यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि जो आवाज़ है जिस मीडियम से पास होती है उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। चेंज वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, लेंथ की भी रेशो हो सकती है। तो चूंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाता है, यानी इसकी मीटर क्यूब से कट जाता है। तो इसका मतलब है इस इलास्टिसिटी की डायमेंशन जस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया की डायमेंशन होगी, यानी फोर्स F जो है ये MA होता है और एरिया आपके पास A होता है। तो अब इसकी डायमेंशन हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन लेस था, ये खत्म हो गया, यानी डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो नॉमिनेटर F इज इक्वल टू MA आ गया और A जो एरिया था उसी तरह। अब M जो है ये है मैस, इसकी डायमेंशन तो सीधा सीधा M आ गई। A एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन आ जाएगी LT-2, और एरिया था इसकी डायमेंशन होगी L स्क्वायर। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर हमारे पास क्या होता है, लेंथ होती है, इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर लिखते हैं। यहां से एक L कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा M L पावर -1 T पावर -2। तो ये आ जाएगी आपके पास इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में डेंसिटी की भी डायमेंशन आ गई, इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन आ गया, और स्पीड की डायमेंशन हमें बताया LT-1 होती है। चले हम इसको दोबारा इस इक्वेशन को लिखते हैं। स्पीड V इज इक्वल टू K डेंसिटी पावर A इलास्टिसिटी पावर B। अब हमने यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशंस, ओके, तो हम डायमेंशन यूज करते हैं। V की डायमेंशन है LT-1, स्पीड है ना, स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1, और K डायमेंशन लेस होता है, K इज डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन, इसको हम रिमूव कर देते हैं। डेंसिटी की डायमेंशन हमने मालूम की है, अभी हमने मालूम की है ML पावर -3। इलास्टिसिटी की डायमेंशन इसकी पावर A हो गया, क्योंकि रो की पावर A है तो रो की डेंसिटी की डायमेंशन हमने लिखी और पावर A लिख दिया। इलास्टिसिटी M L-1 T पावर -2, इसकी पावर B लिख लेंगे। इसके बाद हमको मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। आपने जस्ट ये करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं उसको सेपरेट कर दें। मतलब लेंथ को अलग कर लें, T पावर को अलग कर लें, इसकी पावर यहाँ ऊपर लिखते जाएं बस, यानी आसान, इस तरह आसान आपका हल हो जाएगा। M पावर, अब ये M पावर A है, ये M पावर B है, M पावर A। चलें पहले इन पावर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। -3A M पावर B L पावर, ये -1 है, ये B है तो ये -B हो गया। T पावर -2 है, B है तो ये -2B हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या किया है, हमने जस्ट
सब टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐड करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। मजीद देखते हैं, एम और एम ऐड हो जाएंगी आपस में, ये एम बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ए प्लस बी, इसकी पावर्स ऐड होगी, एल पावर -3 है -3 है -b, और एम भी हो गया, एल भी हो गया, और टी पावर इसके साथ ऐड करने वाला कोई नहीं है तो -2b आ गया। अब बेस जब सेम हो दोनों इक्वेशन के तो हम पावर के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई बात करने की, इस तरफ एम कोई नहीं है, यानी दूसरे लफ्ज़ में ये बात याद रखिए, अगर ना हो तो उसकी पावर हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं थी तो हम एम पावर 0 ताकि ये बैलेंस हो जाएगी। अब हम दोनों तरफ डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स की डायमेंशन को हम कंपेयर करते हैं। 0 = a + b, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, यानी m की डायमेंशन को कंपेयर किया, इससे l की डायमेंशन 1 = -3a - b, इक्वेशन 2 आ गई। इसी तरह t पावर -1 = t पावर -2b, t पावर -1 = -2b। अगर आप गौर करें इस इक्वेशन 3 से आसानी से हमारे पास b निकल आता है, -1 और -2 = b, तो यहाँ से रीअरेंज करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो b = आ जाएगा 1/2, और b की ये वैल्यू किसी एक क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पुट करें तो a आ जाएगा, यानी इसको हम अगर पुट करें तो हम 1 इसको हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम इधर लिख लेते हैं 0 = a + 1/2, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं a = ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा -1/2, यानी a की वैल्यू -1/2 है, b की वैल्यू 1/2 है, तो हम यहाँ से हम मालूम कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी v = कांस्टेंट के, डेंसिटी पावर a था, इलास्टिसिटी पावर b था, डेंसिटी पावर a था, इलास्टिसिटी पावर b था। डेंसिटी पावर a जो है -1/2 है, इलास्टिसिटी पावर b था, b है 1/2। अब हमने ये करना है, जो माइनस है इसको नीचे ले जाएं, तो v = k, इलास्टिसिटी तो पावर आ जाएगी 1/2 और डेंसिटी पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये -1/2 नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन v = कांस्टेंट इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी की अंडर रूट, क्योंकि ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से हमने क्या कर ली, डिराइव कर ली इक्वेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ड्रो जो है इसके इक्वेशन हमने बना दी स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर, तो ये फाइनल इक्वेशन हमने क्या कर दी, डिराइव कर दी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन 1 पर, E = mc², इसको डायमेंशनली करेक्ट कंसिस्टेंट प्रूफ करना है, E = mc², और इसमें ये याद रखिएगा एनर्जी जो होती है ना, ये वर्क ही होता है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तहत जब हम वर्क करते हैं बॉडी पर तो वो एनर्जी स्टोर करता है, तो वर्क स्टोर करने के लिए एनर्जी स्टोर करने के लिए वर्क का होना ज़रूरी है, तो ई की जगह हम W लिखेंगे, और इसकी डायमेंशन आसानी से हम मालूम कर सकते हैं, हमें इसमें दोनों तरफ की डायमेंशन को इक्वल प्रूफ करना है। हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं, वर्क जो होता है इसकी डायमेंशन होती है, वर्क होता है FD, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसकी नहीं लिखते, अभी इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, mc², F जो है ये MA होता है, चलें अब लिखते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, एनर्जी को हम वर्क कह सकते हैं और वर्क को FD कह सकते हैं, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स MA होता है, F = MA न्यूटन, MAD। अब हम डायमेंशन लिखते हैं, बेसिक में कन्वर्ट होगी, M के लिए M आ गया, एक्सेलरेशन होता है LT -2 एक्सेलरेशन, D की डायमेंशन होती है D डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन L है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, M जो है ये M है, कैपिटल M, C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है यानी वेलोसिटी है, LT -1, इसका होल स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करते हैं,
ये लेंथ से मल्टीप्लाई होकर एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी पावर -2 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड आ गई। राइट हैंड साइड में बात करें एम, ये एल स्क्वायर हो जाएगा और टी पावर -2 हो जाएगा। अब देखें दोनों तरफ डायमेंशन बराबर आ गए, तो ये इसका मतलब है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 1.10। सिमिलर है डायमेंशन एनालिसिस के। स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है, स्पीड एक बॉडी सर्कल में एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है, यानी ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। स्पीड v इज, सॉरी यहाँ पे एक मिनट ठहरिएगा, स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू r पावर n एंड v पावर m। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड इज, नो, एक्सेलरेशन a है नॉट स्पीड। एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर n v पावर m। हमने n और m मालूम करने हैं, यानी n भी मालूम करना है और m की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, एक्सेलरेशन जो है ये r पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v पावर m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस बात को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर n v पावर m। हमने n और m मालूम करना है और इसमें डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं कि r पावर n v पावर m। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन लिखते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसमें हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं। a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया अब, और k की डायमेंशन नहीं होती, r पावर n v पावर m, इसकी डायमेंशन लिखते हैं। a एक्सेलरेशन होता है lt-2, r है डायमेंशन l पावर n, और एक्सेल वेलोसिटी होती है lt-1 पावर m। यानी हमने दोनों तरफ डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखी, रेडियस r की डायमेंशन लिखी और वेलोसिटी v की डायमेंशन lt इनवर्स लिखी। फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें हमने ये करना है कि तमाम पावर्स को सेपरेट कर देते हैं। l पावर 1 ओके, उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर देना है। लेंथ इसकी पावर 1 आ गई, t पावर -2 आ गया, इज इक्वल टू l पावर n आ गया, और l पावर m आ गया, और t पावर, ये -1 ये m है तो मल्टीप्लाई होकर -m आ गया। ठीक है, हमने बेस किया कि ये l पावर n लादा कर दिया, ये l पावर m लादा कर दिया। अब बेस से में पावर ऐड कर दें, l पावर 1 t पावर -2 l पावर, ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, n प्लस m t पावर -m। अब इसको कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 1 इज इक्वल टू n प्लस m आ जाएगा, और -2 इज इक्वल टू -m आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 से आसानी से हमें m आ जाता है, m इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये m इज इक्वल टू आ गया। ये m की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 में। ठीक है, 1 इज इक्वल टू n प्लस m की जगह वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये n भी आ जाएगा, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो रीअरेंज करके लिखें तो मतलब इसको सॉल्व करें, 1 -2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1। तो ये नहीं, आपके पास ये m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू -1 आ गई। m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू -1। यही हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने n और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।